हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा था। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी लोगों ने सभी क्लासेस अटेंड की होगी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मेरे द्वारा जो टॉपिक्स के साथ में तो क्वेश्चन करवाए ही गए थे, उसके बाद पीवाईक्यू जो है आपके यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी लेकर के आ रहा हूं। और उसके अंतर्गत हमने अभी तक 2 पेपर कंप्लीट डिस्कस किए थे। आज हम थर्ड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पेपर को डिस्कस करने के साथ साथ, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं पूरा एनालिसिस करके भी बताता हूं कि देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो आप लोग जो है इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अब आपका जो है एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, तो हो सकता है कि आज का ये जो पीवाईक्यू पेपर है ये अंतिम पेपर हो और इसके बाद सीधा आपका जो एग्जाम का पेपर होगा उसका एनालिसिस लेकर के आएंगे। और फिर आपको जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो पात्रता परीक्षा है इसके लिए हमने जो है ज्यादा इतने अच्छे तरीके से, हो सकता है कि आपको लगा हो कि भाई हमारे लिए टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं आई, तो बाकी सारी चीजें जो है अब आने वाली है। चलिए, तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि व्यंजक है हमारे पास में, व्यंजन खाने के नहीं, एक्सप्रेशन गणित का व्यंजक है हमारे पास, कौन सा है? एक्स की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1। इसका जो है गुणनखंड क्या होगा, यानी इसका फैक्टर क्या होगा? मैंने आप लोगों को गुणनखंड यानी फैक्टर निकालने का सीधा सा तरीका बताया था कि हमें क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को तोड़ना होता है। अब हमारे पास ये जो दे रखा है इसके अंदर हमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते हैं। और यहां पर जो है फालतू दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा समय जाएगा। सीधी सी बात है, फालतू दिमाग इसलिए कि जब हमें पता हो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से जल्दी होगा तो हम दूसरा तरीका लगा करके लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें और ये सोचे कि हमने इसको इतने ऑप्शन के अलावा किया सॉल्व, तो उससे कोई महारत हासिल नहीं होगी। हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे से क्या करेंगे, हर ऑप्शन से x की वैल्यू निकालेंगे। यहां से आया x1, यहां से आया x बराबर -2, यहां से आएगा हमारे पास x बराबर -1, यहां से आएगा x बराबर 2। ठीक है, पहले ऑप्शन से ही शुरुआत करें, कभी भी इधर उधर नहीं घूमे। पहले ऑप्शन से देखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस का 2 प्लस का 1 हो गया 0। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर। मैंने बताया था ये तरीका आपको कि जैसे ही हमारे पास में अगर x माइनस ए किसी भी एक्सप्रेशन का गुणनखंड होता है तो x बराबर ए उसमें पुट करने पर 0 आएगा। यहां पर x माइनस 1 है तो a की जगह हो गया 1, तो 1 इसमें पुट करने पर 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आप आगे ऑप्शन को चेक करना चाहें तो कर लीजिए। जैसे -1 रखते हैं तो क्या आएगा, तो -1 प्लस का 2 और प्लस का 1, तो ये 1 और 1 गया, बचा कितना 2, तो 2 नहीं लाना था, 0 लाना था, इसलिए ऑप्शन ये तो कट ही हो जाता। 2 रख के देखते हैं तो 8, 8 माइनस 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ रहा है, ये भी कट हो गया। माइनस का 2 रखते हैं तो आएगा माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस के 4 प्लस का 1 माइनस का 3 आंसर। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, इसलिए सीधे ही हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दे रखी है। इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका एक तो ये है कि इन दोनों का गुणा करिए, और चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं एक तरीका तो, और दूसरा तरीका ऑप्शन वाला। तो दोनों तरीके अपनाएंगे। पहला वाला तरीका मैं केवल बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऑप्शन जो है हो सकता है आपको नहीं पता चले। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या है, 2 अपॉन में 3x माइनस का 4 प्लस 2 अपॉन में 2x माइनस का 6 बराबर 0, यही है हमारे पास में। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 6 इंटू 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 कट गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और आ जाएगा 2x माइनस का 6 प्लस 2x माइनस का 6 कटेगा तो 2 इंटू 3x माइनस का 4 बराबर 0। ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो वो हो जाएगा 0, यानी उसका कोई यहां पर रिलेशन नहीं बचेगा। तो बचा क्या, 2 इंटू 2x माइनस का 6 प्लस 2 इंटू 3x माइनस का 4 बराबर 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस का 12 प्लस 6x माइनस का 8 बराबर 0।
ये आ गया आपके पास में 10x और ये आ गया 20, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20, तो x बराबर आ गया 2। तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि हम ऐसे जो है स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा तरीका सीधी सी बात है, ऑप्शन मेथड है, आप ऑप्शन पुट करिए, पता चल जाएगा। देखिए, जीरो पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो 2/-4 यानी -1/2, और ये आएगा -1/3। क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन नंबर एक रख के देखो, इसमें एक रखोगे तो एक ये आ गया, तो 3 - 4 -1 यानी -2। इधर रखोगे एक तो -4 तो -1/2, ये भी नहीं होगा जीरो कभी, तो ये ऑप्शन भी कट। फिर 3 रख के देख लो, 3 × 3 = 9, 9 - 4 5, तो ये आ रहा है 2/5, और इधर रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 - 6 0, इनफाइनाइट, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बच ही रहा है एक केवल, b बराबर 2, तो यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? क्लियर आप सभी लोगों को? किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और अदरवाइज ये वाला मेथड है, ये भी सीख कर जावे, कई बार ये काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही बहुत ही आसान सा, घात और जो करनी वाले आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे उस पर आधारित क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 8, ये घनमूल है और ये वर्गमूल है, ठीक है? तो देखिए, घनमूल और क्यूब रूट है ना, ये आपको पता है। तो रूट ये लिखा हुआ है, ये 3√8 डिवाइड √16, डिवाइड यानी कि भाग कर रहे हैं 100/49, और गुणा में है 3√125। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है? क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या होता है? 2, तो ये आ गया 2 अपॉन में ये 4, ये भाग है, भाग का भाग। √100 का मतलब 10, √49 का मतलब 7, गुणा में है 3√125, यानी क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होता है? 5। अब यहाँ पर बॉड मास का नियम लगेगा, और वैसे भी गणित में आपको पता होगा, पहले भाग जाता है उसके बाद गुणा किया जाता है। यहाँ ये गलती मत कर देना कि इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग दे रहे हो, तो गलत आंसर आएगा, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 2/4। भाग का मतलब ही क्या है? सीधी सी बात है कि उसका उल्टा करके गुणा कर दो, तो 10/7 का भाग देना है, यानी 7/10 का गुणा कर देंगे, और गुणा 5 है ही है। अब इसको सॉल्व करो, तो देखिए क्या होगा, 2 से ये 5 बार कटेगा, 5 से 5 कट गया, लास्ट में बचा 7/4, और यही 7/4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 20 से 25 क्वेश्चन तो गणित के अंदर 100% सही कर ही सकते हैं, अगर टीचिंग मेथड नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो, है ना? तो हमें अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है कि जो हम पढ़कर जा रहे हैं उसमें तो हम 100% स्कोर करेंगे, जो नहीं पढ़कर जा रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे कि 10 से 15%, 20% तक हम पहुंच पाए। समझ में आई बात? तब जाते अपना सिलेक्शन होगा। जो पढ़कर जा रहे हो आप उसमें 15-20% ला रहे हो, और जो नहीं पढ़कर गए उसमें 0%, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? थोड़ा तो अपना इंटेलेक्चुअल माइंड होना चाहिए कि हम जो पढ़कर जावे ना, कम से कम उसमें नंबर नहीं कटे, ठीक है? और अब जो है आपके पास जो 3-4 दिन का समय रहा है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? रिवीजन पर फोकस करें, नई चीजें सीखने की कोशिश कतई नहीं करें, ठीक? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूल धन का 3/5 हो जाता है, ठीक है? कोई नहीं करना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो, मूल धन x मान लो, तो ब्याज कितना हो जाएगा? मूल धन का 3x/5, बस, तो ब्याज आ गया, मूलधन आ गया। आर अपने को जो है ज्ञात करना है, टी अपने को दे रखा है, और अपन 100 होता है, बस। तो देखो, ब्याज 3x/5 बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर, आर मान लेते हैं, बट्टे 100। इसको करो सॉल्व, तो देखो x से x गया, 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से ये कटेगा 4 बार, आर बराबर कितना आएगा? तो 4×3 = 12, तो आर बराबर आ गया 12%। बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन पूछा था ये बताइए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो साधारण ब्याज पर आधारित देखिए क्वेश्चन तीनों ही पेपर में आया है। इसका मतलब आपका जो आने वाला पेपर है ना, उसमें भी इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो होगा। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर जो है संख्या बदल दी जाएगी, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन पैटर्न इसी प्रकार का रहेगा कि आपका साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन देखने को मिले, चक्रवर्ती ब्याज से भी देखने को मिले, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाभ हानि से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो हम अपनी तैयारी भी उसी प्रकार से कर जावे, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचा जाता है तो हानि हो रही है, ठीक है। और अगर 720 रुपए में बेचा जाए तो जो लाभ होगा वो उस हानि से 50 रुपए में अभी भी कम रहेगा। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए भाई, इधर देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करेंगे। 560 रुपए में अगर मैं बेचता हूं तो मुझे हानि हो रही है, और क्रय मूल्य से ही हानि हुई होगी। इसका मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सब क्रय मूल्य है। तो पहले मैं हानि निकाल लेता हूं, कितनी हो रही है। अगर 665 में बेचता हूं, 665 में अगर खरीदा है और 560 में बेचता हूं तो कितनी हानि हो रही है, देख लीजिए आप एक बार। ब्लू पेन से लिखते हैं, चलो देखो, बताइए कितनी हो रही है। तो भाई 560 है और ये 665 है, तो 65 105 रुपए का, ठीक है, 105 रुपए की घाटा हो रहा है। 600 में बेचते हैं तो 40 रुपए का घाटा हो रहा है। 615 में बेचते हैं तो 55 रुपए का घाटा हो रहा है। और 620 में अगर बेचते हैं तो 60 रुपए का घाटा हो रहा है, ठीक है। ये घाटा हो रहा है हमें कितना कितना, तो 105, 40, 55 और 60, ठीक है। भाई खरीदी अगर 665 में थी, 560 में बेचोगे तो 105 रुपए का घाटा होगा। अब ऐसे ही अगर हम 720 रुपए में बेच देते हैं, अब पहले 560 में बेची तब ये घाटा हो गया। अब 720 में बेच रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। 720 में बेचा तो 35 और 20 55 रुपए का फायदा होगा, अगर 665 में खरीदी गई है तो। अगर 600 है तो 120 रुपए का फायदा होगा। 615 में खरीदा है तो 95 का फायदा होगा। और 620 है तो 100 रुपए का फायदा होगा। अब हमें ये बोला है, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था और ओरली सॉल्व हो जाता था। फिर हमें बोला है कि अगर लाभ से अभी भी हानि जो है वो 50 रुपए अधिक है, तो आपको यह करना है कि जो लाभ और हानि आपने ज्ञात कर लिए, क्या चारों ऑप्शन में अलग अलग जो लाभ हानि आपने ज्ञात कर लिए हैं, वो लाभ हानि देखो क्या है, 105 और इधर है 55, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन के अंदर क्या है, 40 और 120। सी ऑप्शन के अंदर क्या है, तो 55 और 95। और डी ऑप्शन के अंदर क्या है, तो 60 और 100, ठीक। अब देखिए, जहां कहीं भी अंतर 50 रुपए का होगा वही तो हमारा आंसर होगा। इसने बोला है लाभ और हानि में जो अंतर है वो 50 रुपए का है, क्योंकि लाभ जो हो रहा है वो हानि से अभी भी कितना है, 50 रुपए कम है, इसका मतलब अंतर ही है 50 रुपए का। तो देखो, जैसे डी ऑप्शन में देखे तो 80 रुपए का अंतर आ रहा है, हो सकता है क्या ये आंसर, कभी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन कट। यहां पर देखो 40 रुपए का अंतर आ रहा है, क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। यहां देखो 40 रुपए का अंतर आ रहा है, क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। तो ए ऑप्शन के अलावा 3 ऑप्शन कट हो रहे हैं, ऑप्शन एक ही बच रहा है और इसमें 50 रुपए का ही बताया जा रहा है। इसका मतलब वस्तु 665 रुपए की है और उसको 720 रुपए में बेचने पर तो हमें 55 रुपए का लाभ होगा, और अगर हम उसको 560 में बेचते हैं तो 105 रुपए का घाटा होगा, ठीक है। ये ओरली क्वेश्चन होने वाला था, कोई लाभ हानि वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी जानता था, इतना तो जानता ही है ना कि खरीदा इतने में है, बेचा इतने में है तो घाटा हो रहा है, और खरीदा इतने में और बेचा इतने में है तो लाभ एक बार कब हो रहा है, घाटा कब हो रहा है, वो पता चल जाता तो भी क्वेश्चन हो जाता। और इतना तो सबको पता होगा, खरीदा अगर 100 में है और बेचेंगे 110 में तो क्या होगा, फायदा ही होगा, और 90 में बेचेंगे तो घाटा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 केले, कितने केले, 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, ये बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, केले का मूल्य मान लो x और सेब का मान लो y, ये क्या है, केले का यानी बनाना का और ये एप्पल का है, ठीक है। अब देखो 5 केले तो 5 इंटू एक्स, 4 सेब यानी 4 इंटू वाई का मूल्य, तो भाई 4x और प्लस 4y ये मूल्य बराबर है 3 केले यानी 3 इंटू एक्स और 7 सेब यानी 7 इंटू वाई बराबर है। तो हमें बताना है कि x और y का अनुपात क्या होगा, यानी एक केले का और एक सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो x y का अनुपात ज्ञात करना है, x को अलग करो, y को अलग करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। 5x माइनस का 3x यानी 2x, 7y माइनस 4y 3y। हमें क्या बोला है, केले और सेब का अनुपात, यानी केले वाले का वैल्यू ऊपर आएगा यानी x ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा, y। तो x अपॉन वाई, x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, 3/2, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2। तो जो ऊपर होता है वो आगे आता है, तो 3:2,
अनुपात में ध्यान रखें, जो ऊपर होता है वही आगे आएगा। तो ये आंसर हो गया। और जो पहले नाम आ रहा हो, केले का आ रहा है तो केले को आगे रखेंगे, सेब होता है तो सेब को आगे रखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन होते हैं कई बार। यहाँ तो एक इस क्वेश्चन में तो नहीं है, पर कई बार होते हैं। तो 3:2 आंसर है, बी ऑप्शन। यहां पर हो सकता था 2:3 भी दे रखा होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि जो बोला गया है कि केले और सेब का अनुपात, यानी केले का मूल्य ऊपर, यानी केले का मूल्य आगे और सेब का मूल्य पीछे या फिर नीचे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बताओ कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपसे जो है एकदम पूछे गए थे। और ये पेपर 3 है, ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में मैंने जो बता रहा हूं कि देखो इजी है। तीनों ही पेपर का आप एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चंस का लेवल वही रह रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी भी संख्या के अंदर 75% उसका निकाला और उसमें फिर 75 जोड़ा तो वापस से वही संख्या आ गई। इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई, कोई संख्या है x, ठीक है, इसका 75%, 75% का मतलब हो गया थर्ड फोर्थ, 3/4 भाग। x इंटू 3/4 में अपन ने क्या जोड़ा? 75 जोड़ दिया। तो x कोई संख्या है, उस संख्या का 75% निकाला जो आया 3x/4, उसमें 75 जोड़ा तो ये पूरा हो गया। और जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो गई, यानी वापस से x ही आ जाता है बस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो x को अलग कर दो तो x माइनस 3x/4। 1 माइनस 3/4 कितना होता है? 1/4, यानी x/4 बराबर 75। तो x बराबर 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर ए 300 आंसर है हमारा। किसी प्रकार का कोई डाउट है? बताओ बताओ भाई, है? कितना इजी क्वेश्चन है। और इतना एक्सप्लेनेशन करने के साथ ही फिर भी मैंने जो है, देखिए आप 15 से 16 मिनट के अंदर आपके 8 क्वेश्चन करे, जबकि इतना एक्सप्लेनेशन किया। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करता, इतना अच्छे से आपको नहीं समझा रहा होता एक एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो है 20 क्वेश्चन तक अपन पहुंच चुके होते। तो आप भी इसी प्रकार से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए, प्रैक्टिस से होगा। ये कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करिए तो ऑब्वियस सी बात है आप भी परफेक्ट बनेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, अभी जो जनसंख्या है वो है 1,30,910। यदि पिछले 3 वर्षों में एक बार 6% की वृद्धि हुई है, एक बार 5% की कमी, एक बार 4% की वृद्धि हुई है, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तो मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या x थी, उसमें 6% की वृद्धि यानी 106, उसमें 5% की कमी यानी 95%, और 4% की वृद्धि यानी इसका 104%, बराबर कितना आएगा? 130,910। आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो भाई, 106, 95, 104, इससे इसको काटा पीटी मचाएंगे तो जो है इसका आंसर आता है 1,25,000। ये मैं अभी ही सॉल्व करवा के आया हूं किसी को, तो इसका आंसर पता है, सी ऑप्शन ही इसका आंसर है, 1,25,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना, आपको पता चल जाएगा। कैलकुलेशन करना अब मैं नहीं सिखा सकता, इतना भी छोटा जो है, ठीक है, आप नहीं है। तो 1,25,000 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में रेखा है एक्स वाई और एम एन, ये दोनों ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, सामने ही दिख रहा है। ये वाली लाइन एम एन है, ये एक्स वाई है। पी ओ वाई मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री है। ए और बी का अनुपात, ये जो एंगल है ए और ये बी, इसका अनुपात दे रखा है 2:3, और सी इसकी वैल्यू हमें पूछी है। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल 90 ही होगा। कितना होगा? 90। और ए और बी जो अनुपात है वो भी तो इसी 90 का है, तो इसका मतलब ए एंगल की वैल्यू और बी एंगल की वैल्यू निकाले तो अनुपात देखो कितना, 1:2, टोटल अनुपात कितना? 5, और कुल एंगल कितना है? किसको बांटना है? 90 डिग्री को बांटना है। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, तो ए एंगल की वैल्यू जो है वो 36 डिग्री, 36 डिग्री निकल कर आएगी। और बी की वैल्यू कितनी आएगी? तो बी का अनुपात है 3,
टोटल अनुपात है 5 गुणा एंगल जिसको बांटना है 90, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। 18 तिया 54। ये बात आपको अनुपात समानुपात में सिखाई जाती है कि अगर हमारे पास अनुपात है और एक कोई कुल वैल्यू है, उसको बांटना है, तो बांटने का तरीका होता है कि उसका अनुपात बटे कुल अनुपात इंटू वो राशि। तो यहां पर हमें 90 डिग्री को दो भागों में बांटना था। किस अनुपातों में? तो 2:3 में। तो हमने क्या करा, एक ए वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, तो ए का अनुपात कितना था 2, टोटल अनुपात कितना है, तो 2 और 3 5, गुणा बांटना किसको है 90 को, तो 90 का गुणा किया, तो इस प्रकार से 36 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है अपने पास एम ओ एन, ये वाली है ना, इस एम ओ एन के अंदर ये बी एंगल और सी एंगल दोनों क्या है, एक ही लाइन पर बने हुए कोण है। तो B प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। बी और सी कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बी एंगल की वैल्यू 54 है, तो बताइए सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 54, 124 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 124 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। करिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं भी पानी पी लूं तब तक। दस क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़े आगे। ओके, ये देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर, तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर है। यानी हमारे पास ये दो त्रिभुज है ए बी सी, और एक और त्रिभुज है हमारे पास डी ई एफ, और हमें कहा है कि ये जो ए बी भुजा है ये बराबर है डी ई भुजा के, ये जो बी सी भुजा है ये बराबर है ई एफ के, और ये जो सी ए भुजा है ये बराबर है एफ डी के। तो अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वो त्रिभुज होता है सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। और वहीं पर अगर हमें कहा होता कि इनका अनुपात बराबर है, यानी ए बी अपॉन डीई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर है सी ए अपॉन एफ डी, तो ये अनुपात बराबर होता, तो ये होता समरूप त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता, समरूप त्रिभुज होता। तो अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब तो समरूप त्रिभुज होता है, और तीनों भुजाएं ही आपस में बराबर हो तो फिर ऐसे में अपन उसको सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। वैसे यहां पर कहीं पर भी समरूप और सर्वांगसम दोनों ऑप्शन में नहीं थे, केवल सर्वांगसम ही था। तो अगर आपको तो ये अनुपात वाला भी पता था तब भी टिक कर देते, तुक्के में भी ये सर्वांगसम सही हो जाता। ठीक है, बाकी लंबवत तो कब होते हैं ये तो पता ही नहीं है आपको। ठीक है, समांतर क्या होता है ये भी आपको पता है। तो भाई लंबवत कब होती है, दो रेखाएं जब 90 डिग्री पर हो। तो यहां पर तो दो त्रिभुजों की बात हो रही है, और समांतर भी दो त्रिभुज कब होते हैं, जब दोनों त्रिभुजों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रही हो। तो वो भी यहां पर कोई बात थी नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सर्वांगसम आंसर था इसका, और समरूप क्या होता है वो भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वृत्त से संबंधित, और वृत्त से संबंधित क्या क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई। क्वेश्चन है देखिएगा, ये हमारा एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ये है, इसकी ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितने, 6 सेंटीमीटर, इस केंद्र से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये हमारी क्या है, एक जीवा है। इस जीवा की लंबाई हमसे पूछी है। तो मैंने आपको जब वृत्त टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि ये जो आपके केंद्र से जीवा पर डाला गया परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और जब ये बराबर भागों में बांट रहा है तो ये देखो ओ, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहां पर जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा, ओ बी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, यही होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। ओ ए है वो 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36 और ए बी जो है हमसे पूछा है, ठीक है। हम आधा पहले जीवा निकाल लेंगे, फिर जो भी हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी उसका डबल कर देंगे, क्योंकि ये भाग और ये भाग तो बराबर ही है इसलिए। तो यहां से ए बी का स्क्वायर निकल कर आया 64 और ए बी की वैल्यू निकल कर आई 8 सेंटीमीटर। अब ए बी की वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर है तो बताइए ये जो बी डी ये पूरी जीवा होगी वो कितनी हो जाएगी, तो डबल कर देंगे, तो 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। केवल पाइथागोरस थ्योरम जो है समकोण त्रिभुज की वो लगानी थी, आपका आंसर आ जाता हाथों हाथ। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो परिमाप अगर 48 है तो 3 का भाग दे दो, तो 16 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो एक त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा निकल कर आई 16 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, एक छोटा सा ग्लिच हुआ था, उसके लिए माफ करिएगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 48 है, तो भुजा क्या होगी, तो आपको पता ही है परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग है और तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब 48 के 3 भाग कर देते हैं, तो 3 का भाग दे देते हैं, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई इसकी भुजा, किसकी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 16 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है 16, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, बस आगे आंसर √3/4 और 16 इंटू 16, ये 4 से कटेगा 4 बार, 16 चौक 64, तो यह हो जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसमें ध्यान यही रखना था कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तो 3 का भाग दे दीजिए, भुजा निकल कर आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्लियर, खेल खत्म। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समचतुर्भुज, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने पिछले दोनों पेपर में क्वेश्चन करवाया है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है आपको पता ही होगा, डायग्राम के माध्यम से भी याद आ जाएगा। इसके अंदर जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर और बराबर भागों में बांटते हैं, ये बात आपको पता होगी, ये बात तो पता है ना। अब यहां पर देखिए विकर्णों की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये आधा भाग 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो बताओ ये वाला जो है एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, COD या फिर AOD या AOB या BOC, कोई भी 4 ट्रायंगल में से एक ले लो। चारों के चारों क्या है, समकोण त्रिभुज है और ये इसमें कर्ण हो जाएगा। तो देखो भाई कर्ण यानी कि CD का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OD कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, OC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा CD का स्क्वायर।
144 और 25 जोड़ोगे तो 169, यह आ गया CD का स्क्वायर। तो CD बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। एक अगर 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का परिमाप हो चाहे किसी भी आकृति का, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, परिमाप हमेशा क्या होता है, उसकी भुजाओं का योग। यहाँ पर चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 सेंटीमीटर। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेंटीमीटर, और यही हमारा राइट आंसर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया, 52 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवा दिए 2-3, अब तो कर ही लोगे आप। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने जो है आपको जब घन, घनाभ, बेलन के बारे में पढ़ाया था तब बताया था। क्या क्वेश्चन है सुनिएगा। देखिए, एक कमरा है जो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है। तो इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ को रखा जा सकता है। और ये क्या है, देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तीनों सेम होते तो घन होता है, तीनों अलग अलग होते तो घनाभ होता है। ये घनाभ है, और घनाभ का जो विकर्ण होता है वही सबसे लंबी छड़ होती है जो उस कमरे में आ सकती है, या बांस की लकड़ी वकड़ी, जो भी अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। तो इसका मतलब इसका क्या निकालना है, विकर्ण। और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण जो है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यूज। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो देख लो, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 6 और 8 14, 14 और 4 18 के 8, हासिल लगी 1 2, तो 1 और 1 2, कितना आ गया, अंडर रूट 289। अंडर रूट 289 आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर है, 289 17 का, 17 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी छड़ जो रखी जा सकती है इस कमरे में वो 17 मीटर है। अच्छा, तो मीटर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना, मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 मीटर हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई डाउट? और ये क्वेश्चन इस प्रकार का अगर वापस पूछे तो ध्यान रखना, सबसे लंबी छड़ वही होती है जो उसके विकर्ण के बराबर हो। और आपको भी खुद को भी इतना पता है कि कमरे में सबसे बड़ी चीज क्या रखी जा सकती है, जो उस कोने से लेकर इस कोने तक मिलती हो। उसके अलावा इससे लंबी तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, सारणीयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो टेबुलेशन आप बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैंने बताया था, सांख्यिकी के अंदर, कि टेबुलेशन जो है उसका क्या उपयोग है। तो टेबुलेशन का उपयोग ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी विशेषता वाली कौन सी चीजें कैसे रखी हुई है। तो ऑप्शन पढ़ो, आप पता चल जाएगा। समकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, सही बात है। जो डाटा होता है उनको उनकी खुद की जो कैरेक्टर्स है उसके बेस पर प्रेजेंट करना, उनको क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, और जटिल जो तथ्य होते हैं उनको एकदम सरल रूप में प्रदर्शित कर देते हैं इसके माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी टेबुलेशन की ये सभी विशेषताएं होती है। समझ में आ गई बात। ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीजें कहीं किताबों में आपको देखने को बहुत कम मिलेगी। ये तो अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी खुद की, कि किसी चीज को अगर आपके सामने टेबल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, सीधा सीधा समझ जाते हैं। सपोज करो कि आपका रिजल्ट जो आता है वो एक ऐसे आता है, एक तरफ रोल नंबर, एक तरफ आपका नाम, एक तरफ सीरियल नंबर, क्रमांक मतलब, ठीक है। अगर उसकी जगह ऐसे होता कि आपका नाम, इसके ब्रैकेट में रोल नंबर, नाम ब्रैकेट में रोल नंबर, तो ऐसे करते करते पूरा एक पैराग्राफ बना के दिया जाए तो उसमें एक एक एक, एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी। वरना आपको रोल नंबर याद है, आप सीधा ऊपर से रोल नंबर से देखते हो, आपका नाम आया, खेल खत्म। समझ में आई बात। तो ये चीजें क्या है, टेबुलेशन से प्रेजेंट करने का तरीका है, और क्या है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन। देखो, किसी भी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, यानी बहुलक क्या होता है, तो बहुलक क्या होता है, जो सर्वाधिक बार आ रहा हो, जिसकी बारंबारता, जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो। तो देखो भाई, मध्यवर्ती मूल्य नहीं, न्यूनतम बारंबारता, अरे नहीं, अधिकतम बारंबारता, यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य जो है वो होता है जो भाई ज्यादा से ज्यादा बार आ रहा हो। जितनी बार ज्यादा आएगा वही उसका बहुलक होता है। बहुलक का मतलब ही मैंने क्या समझाया था, जिसका लक ज्यादा हो उसको बार बार नौकरी मिलती है। इसी प्रकार से याद करवाया था बहुलक। तो आगे बढ़ो। एक्स अक्ष का
स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं तब मैंने बताया था भुज और कोटि क्या होते हैं, ऑर्डिनेट और आपके एब्सिसास क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो वही पूछा है एक्स अक्ष पर स्थित, तो देखो भाई ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। अब एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु उपस्थित है तो उसका वाई अक्ष क्या होगा, जीरो, यानी ए कोमा जीरो फॉर्मेट है तो वो एक्स अक्ष पर स्थित है। और अगर वो वाई अक्ष पर उपस्थित है तो वो होगा 0,a के रूप में। अब देख लो यहाँ पर, तो 2,3 दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, ये तो कट हो गए। अब 0,2 ये वाई एक्स पर उपस्थित है भाई, ये तो किस पे है, वाई एक्सिस पर है। हमें पूछा है एक्स एक्सिस पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर, बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चन है ये, है। ग्राफ बनाना सीख लो तो ही आ जाए। आगे देखो, एक साधारण वर्ष में, सबसे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लीप वर्ष के अंदर 364 दिन होते हैं, ये याद रखो, ये लिख लो। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में 364 डेज होते हैं, 366 डेज। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर की, तो कितने होते हैं, तो नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज। क्लियर, 365 डेज। अब देखिए लीप ईयर और नॉर्मल ईयर अपने पास आ चुका है। अब हमारे को बात करनी है साधारण वर्ष की यानी नॉर्मल की, तो लीप ईयर की काम नहीं है, अभी इसकी बात करेंगे। अब 365 है, तो आपको पता है कि 52 वीक होते हैं और एक दिन बचेगा केवल, तो 52 वीक और 1 डे, ठीक है। यहां उल्टा होता है, यहां एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 52 वीक और 2 डेज होते हैं, बस ये फर्क है, ठीक है। तो अब नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक में तो 52 मंगलवार आए ही होंगे, इसने क्या बोला है, मंगलवार होने की प्रायिकता बताओ। तो 52 वीक के अंदर तो 52 मंगलवार तो आए ही हैं, तो यहां तो बात ही नहीं करनी। अब जो लास्टवा दिन बचा है वो अगर मंगलवार हो जाए तो उसके होने की प्रायिकता क्या है, तो 7 दिन में से वो एक दिन कोई ना कोई होगा, तो मंगलवार होने की प्रायिकता एक बार है। और टोटल चीजें कितनी है, 7 अपने पास दिन है ना भाई, टोटल तो सोमवार रविवार से लेकर शनिवार तक, समझ में आई बात। तो टोटल 7 दिन है, जबकि दिन अपने पास कितना है, एक, तो मंगलवार के फेवर में कितना है, एक, और टोटल कितने 7, तो 1/7, ऑप्शन नंबर ए आंसर। वहीं पर अगर ये बोलता कि लीप ईयर में बताओ, तो लीप ईयर में आंसर होता 2/7, क्योंकि यहाँ 2 दिन थे, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रायिकता का एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बताए थे। अब 52 वीक में तो भाई खेल खत्म हो गया, 52 वीक में तो 52 मंगलवार आ ही गए, 52 तो आ गए, 53वां भी आए, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो भाई 7 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन है अपने पास, तो आने को तो 7 दिन आ सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी आ सकता है, लेकिन अपने लाना कौन सा है, मंगलवार। तो अपने काम का कितना, एक, टोटल कितने आ सकते हैं, 7 में से कोई भी एक, तो 7, तो 1/7 आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से वही घातों पर आधारित क्वेश्चन। देखिए 3 की घात है x+8 और यहाँ है 27, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात क्या हो जाएगा, देखिए 3 की घात x+8 बराबर 3 की घात 3 इंटू 2x+1, यही होगा बस। अब यहां से सॉल्व कर लो, देखो आधार सेम हो गए, हाँ आधार बेस सेम हो गए, तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी x+8 बराबर 3 इंटू 2x+1, तो ये कितना हो जाएगा, x+8 बराबर 6x+3। यहां से संख्या को अलग करो और उनको अलग करो, तो ये x को इधर भेज दो, इस 3 को इधर, 8 - 3 हो जाएगा 5, और 6x - x हो जाएगा 5x, तो x बराबर क्या आएगा, 1, x बराबर क्या आएगा, 1, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 1। बस खेल खत्म। ये तो सब ऐसे क्वेश्चन तो कितने ही करवा दिया आपको, अब तो आप खुद कर ही लेंगे, है ना। और मैंने बोला भी था 2, 3 और 4 और 5 की, तो जो है 4, 4, 5, 5 घातों तक के मान याद रख लेना। 27 का देखो 3 की घात 3 होता है, पता होते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बस। और ये अंतिम क्वेश्चन, और आज की क्लास भी समाप्त हो जाएगी। x+y बराबर 7 है, x² + y² बराबर 25 है, 1/x और 1/y की वैल्यू पूछी है, x+y दे रखा है और x² + y² दे रखा है, तो आपको सीधा सा दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए क्या, कि इसका स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू पुट करके x इंटू वाई की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो ये सॉल्व होगा। तो देखो भाई पहले क्या करेंगे हम, तो x + y का
स्क्वायर किया और 49 आ जाएगा इसका, ये इस दोनों तरफ, तो x प्लस वाई का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 49। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, तो वो पुट कर दो 25 प्लस 2xy बराबर 49। ये 25 इधर से माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 25 कितना आएगा 24, तो 2xy बराबर आ गया 24। कितना आ गया 2xy बराबर 24, तो xy बराबर कितना आएगा 12। तो x इंटू वाई की वैल्यू, यानी दो संख्याओं का योग 7 है, दो संख्याओं का गुणा कितना है 12। ठीक है, अब हमें बोला है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, तो यहां से एलसीएम लेंगे एक्स वाई और ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स, यानी ऊपर बन गया एक्स प्लस वाई और नीचे आ गया एक्स इंटू वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 12, तो आंसर हो जाएगा 7/12। बस, तो यही हमारा आंसर है 7/12, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर। इसी के साथ ये पेपर भी आपका कंप्लीट हुआ। हमने टोटल 3 पेपर करे, तीनों पेपर के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि आप लोग जो हैं अब इन चीजों को समझ जाए कि हाँ इसी लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हर एक टॉपिक को जिस प्रकार की जो जो चीजें बता रखी है उतना आप तैयार करके चले जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको एग्जाम में नहीं होने वाली है। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का जो है बहुत ही अच्छा स्कोर हो। वैसे ये पात्रता परीक्षा है, तो जो मिनिमम आपके मार्क्स की जरूरत है वो आप जरूर लेकर के आवे, ताकि आपको जो है आगे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले और आप अपनी जो है सफलता प्राप्त करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी और बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर जो है परीक्षा देते समय घबराए नहीं, डरे नहीं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको पहले समझ नहीं आवे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो डरना नहीं है, क्योंकि हमें वहां पर जो है हर एक को क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा, हो सकता है 10 क्वेश्चन तक नहीं आया और उसके बाद में 11 से लेकर सब आ रहे हो। तो हमारे को जरूरत एग्जाम में बस इस बात की होती है कि हम उस 11वें क्वेश्चन तक पहुंचे सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ। हम क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वहां सोचने लगते हैं अब क्या है, तुक्का मारने शुरू। नहीं, पहले आपके पास में भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ी इतना ही है कि 8-10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो सभी नहीं आ रहे, 8-10 क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, उसके आगे के हो सकता है सभी आ रहे हो, है ना। तो ऐसे कई उदाहरण हैं और इसी प्रकार से अच्छे से मेहनत करके अगर आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यही सोचना है कि मैंने मेहनत करी है तो भगवान मुझे मेरी मेहनत का फल देगा। क्लियर है। गीता में भी तो कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो आप भी जो है कर्म करके जा रहे हो तो वहां पर भी आप अच्छा ही प्रेजेंट करेंगे और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होगा मंजूर खुदा होगा, जो भी होगा ना वो मंजूर को, जो खुदा को मंजूर होगा वही होने वाला है। हट के कहने से तो कुछ होने वाला नहीं, आपके सोच लेने से भी कुछ होने वाला नहीं। तो इससे बढ़िया है ना कि हम अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे और भगवान के ऊपर छोड़ देवे कि जो भी आप करेंगे जैसा पेपर आना होगा वैसा आ जाएगा। पहले से ही घबरा कर दी जाना टफ आ सकता है, वो हो सकता है इजी आ जाए, तो ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हो जाना है कि बस अब तो अपने हो गया। अरे भाई नहीं, शांत रहना है, जैसा भी आए, सुख हो चाहे दुख हो, कहते हैं ना कि एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो। तो ऐसे पेपर भी ज्यादा अच्छा आ जाए तो ये नहीं सोचना है कि बस अपने तो खेल खत्म। क्यों भाई, आगे मुख्य परीक्षा देनी है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ज्यादा एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। चलिए मिलेंगे आपको एग्जाम के दिन, और उससे पहले भी एक छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको इसी प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं जो एग्जाम में आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को जो है निःशुल्क रूप से जितना पढ़ा सकता था पढ़ाया है, और जो है उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।